स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन को ही आगे हम बढ़ाते हैं और जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम लेते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। ठीक है, अभी तक जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस थी वो प्लेन थी, चाहे हम एयर से जब वाटर में जा रहे थे या वाटर से एयर में आ रहे थे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किया था, जितनी भी सरफेस थी वो सरफेस कैसी थी, प्लेन। बट अब जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो कैसे होगी, स्फेरिकल। तो स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितने टाइप की होगी, जितने टाइप की जितने टाइप के मिरर्स थे, जैसे कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर था, ऐसे ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी कैसी होंगी, कॉन्वेक्स और कॉन्केव, इस टाइप से। अब मैंने यहाँ पे ये कैसे डिसाइड करेंगे कौन सी कॉन्वेक्स है कौन सी कॉन्केव है, वो डिसाइड होगी कि लाइट कहाँ से इंसिडेंट हो रही है। लाइट अगर इधर से इंसिडेंट होगी तो ये कॉन्वेक्स सरफेस होगी, और लाइट यहाँ से इंसिडेंट होगी तो कॉन्केव सरफेस। मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ कि लाइट हमेशा लेफ्ट साइड से फॉल होती है, इंसिडेंट लाइट हमेशा कहाँ से आती है, लेफ्ट साइड से। तो ये कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये कॉन्केव रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब यहाँ पे मैंने दो दो कॉन्वेक्स सरफेस क्यों बनाई है, वो इसलिए क्योंकि एक कंडीशन में लाइट जो है वो ऐसा मान के चलेंगे कि रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है। मतलब इस सरफेस के पहले का जितना भी पार्ट है वो सब एयर है, और उसके बाद रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बाद जितना भी मीडियम हमको मिलेगा वो कैसा मीडियम मिलेगा, डेंसर। ठीक है, और ये कंडीशन हमेशा फिक्स करके चलेंगे कि रेयरर मीडियम एयर होगी और डेंसर मीडियम कौन सा होगा, ग्लास। फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्वेक्स ही है, बट यहाँ पे इस बार हमने ले लिया डेंसर मीडियम और यहाँ ले लिया रेयरर मीडियम। तो इससे अलग टाइप की इमेज बनेगी, इससे अलग टाइप की इमेज बनेगी, वो बाद में बना के देखते हैं। अभी हम देखते हैं पहले तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन कौन सी है। फिर आगे बात आई कॉन्केव रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये हो गया रेयरर मीडियम और ये हो गया डेंसर मीडियम। तो लाइट रेयरर से कहाँ पे आएगी, डेंसर में, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होगी, कॉन्केव। और लास्ट केस है लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में एंटर करेगी और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो कैसी होगी, कॉन्केव। तो कॉन्वेक्स के दो केसेस हैं, कॉन्केव के दो केसेस हैं, तो दो टाइप की रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है हमारी। अब यहाँ पे हम कुछ रिलेशंस निकालेंगे। रिलेशंस किसके निकालेंगे, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन निकालेंगे। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू होती है, इमेज डिस्टेंस v होती है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल R होती है। ये हमको पहले ही पता है, जैसा मिरर्स में हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे अपर्चर क्या होती है वो भी हमको पता है। ठीक है, जो डायमीटर होगा, डायमीटर मतलब कि टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को, जो कर्वेचर है या रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसके टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो डायमीटर होगी, और उस डायमीटर को हम क्या बोलते हैं, अपर्चर। तो कैलकुलेशंस के लिए एज्यूम करके चलेंगे कि अपर्चर क्या होगी, स्मॉल होगी। क्लियर। डेरिवेशन करने के लिए हमको कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ेंगी। वो अजम्पशंस क्या क्या होंगी, एक तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट होगा। कैसा होगा, पॉइंट साइज का। ऑब्जेक्ट से ओनली दो रेज निकलेंगे, निकलते तो वो ज्यादा है, ओनली दो रेज मान के चलेंगे, टू रेज। एक तो जो होगी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग चलेगी, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरी रे जो होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म करेगी, और उस एंगल को हम क्या बोलेंगे, अल्फा। अल्फा एंगल विद प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, तो ये दोनों अजम्पशंस हैं जो कि हम लेके चलेंगे।
एक लास्ट अजम्पशन हो रहे कि रिफ्रैक्शन जब भी होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आते हैं, तो एंगल आई और एंगल आर जो होंगे वो वेरी स्मॉल मान के चलेंगे। ऐसा क्यों किया कि अगर एंगल आई बहुत स्मॉल हो तो साइन आई को आई लिखा जा सकता है और साइन आर को आर लिखा जा सकता है। ठीक है, ये आपको लर्न नहीं करना है, बस डायग्राम जब बनाते चलोगे, आप जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करते चलोगे तो ये सब चीज़ें लर्न हो जाएंगी खुद ही। तो हम बनाते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेते हैं कॉन्वेक्स, और लाइट जो ट्रेवल होगी वो रेयर से डेंसर में जाएगी। तो किस टाइप का रे डायग्राम बनेगा पहले तो वो देखते हैं, और उसके बाद हम रिलेशन निकालते हैं। ये हो गई कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक, अब यहाँ पे जब हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो दो टाइप से ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं। किस टाइप से, एक तो हम पोल के नियर रखें और एक पोल से क्या रखें, दूर। तो जब पोल के नियर रखेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जब दूर रखेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू कम होगी। तो जब एंगल ऑफ आई की वैल्यू कम होगी तो रियल इमेज बनेगी, और जब पास में होगा तो वर्चुअल इमेज बनेगी। तो हम पहले डेरिवेशन कर रहे हैं कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस and light goes from rarer to denser medium। तो ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर प्लेस करते हैं, इस टाइप से यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट को प्लेस किया। तो ऑब्जेक्ट से कितनी रेज चलेंगी, दो, एक प्रिंसिपल एक्सिस के अलाउंग होगी और दूसरी जो रे होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कुछ एंगल फॉर्म करेगी। वो एंगल कितना होगा, अल्फा। यह आ गया हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है वो होगी हमारी नॉर्मल। तो अगर यहाँ रिफ्रैक्टिंग सरफेस नहीं होती तो लाइट जो है विदाउट एनी डेविएशन सीधा निकल जाती, बट ऐसा नहीं होगा। तो लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जब जाएगी तो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि स्पीड कम हो जाती है और स्पीड कम होने का मतलब बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो जब नॉर्मल की तरफ बैंड होगी तो इस टाइप से आ जाएगी बैंड होके, और यहाँ पे कहीं पे प्रिंसिपल एक्सिस को क्या करेगी, कट करेगी। तो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, मतलब एक रिफ्लेक्टेड रे ये है, दूसरी रिफ्लेक्टेड रे पोल से आ रही है बिल्कुल विदाउट एनी डेविएशन के। तो दो रेज अगर कट करेंगे तो यहाँ पे हमारी क्या बनेगी, इमेज। वो ऑब्जेक्ट था हमारा, ये इमेज है। ऑब्जेक्ट ने एंगल फॉर्म किया है अल्फा, तो इमेज करेगी बीटा और नॉर्मल करेगी गामा। इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, और नॉर्मल और इसके बीच में जो एंगल होगा वो एंगल आर होगा। ऑब्जेक्ट और पोल के बीच की डिस्टेंस जो होगी वो यू होगी, पोल और इमेज के बीच की जो डिस्टेंस है वो वी होगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल के बीच की डिस्टेंस जो है आर होगी। डायग्राम में कुछ लर्न नहीं करना है, बस हमको क्या याद रखना है कि अल्फा कौन बनाता है, बीटा कौन बनाता है, गामा कौन बनाता है। अल्फा बनाता है ऑब्जेक्ट, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ही आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट की फिर क्या बनेगी, इमेज। तो इमेज कौन सा एंगल बनाएगा, बीटा। तीसरी रे कौन सी होती है, रे तो नहीं बोलेंगे, परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, वो कौन सा एंगल फॉर्म करेगी, गामा। तो यू वी आर N1 N2
ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये मीडियम N1 है और ये मीडियम N2 है। नॉर्मली यहाँ पे Na और यहाँ Nj आना चाहिए था, बट मैं वो ना लेकर के N1 और N2 ले रहा हूँ। तो रिलेशन कैसे करेंगे? रिफ्रैक्शन में सबसे पहले हमको ये लेके चलना है कि स्नेल लॉ अप्लाई होगा। तो स्नेल लॉ का यूज करते हैं। बाय स्नेल्स लॉ पर स्टार्टिंग हमको आनी चाहिए। एक बार स्टार्टिंग होती है तो डेरिवेशन खुद ही धीरे धीरे होता चलेगा। स्नेल लॉ क्या बोलता है हमको कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल होगा, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट बन रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ का, अपॉन यहाँ एंगल आ रहा है तो यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिर सेकंड केस हमने क्या बोला, एंगल आई और एंगल आर की वैल्यू बहुत स्मॉल, ये अजम्पशन थी हमारी। लेट आई एंड आर वेरी स्मॉल, so sin I approximately equal to I and sin R approximately equal to R, इस टाइप से होगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज अगर पुट करें तो sin I की जगह आ जाएगा I अपॉन R N2 अपॉन N1। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू तो कुछ भी पॉसिबल है, और हमको रिलेशन आई और आर का थोड़ी निकालना है, हमको तो रिलेशन निकालना है यू वी और कैपिटल आर का। तो ये जो एंगल्स हैं इन एंगल्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एलिमिनेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक ट्रायंगल देखते हैं जिसमें यू वी या आर इनमें से कोई एक साइड है। तो आर से रिलेटेड एक ट्रायंगल हमको दिख रहा है, वो ट्रायंगल कौन सा है, ये पूरा AOC। AOC ट्रायंगल में ये अल्फा है, ये गामा है और ये आई है। तो हम भी बोल सकते हैं ये एक्सटीरियर एंगल और ये इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल जो है इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के क्या होगा, इक्वल। 9th क्लास में थ्योरम आती है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AOC एंगल I इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। सिमिलरली R की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमको ट्रायंगल दिख रहा है CAI। ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं और इस बार एक्सट्रा एंगल कौन सा है, गामा। इन ट्रायंगल AIC R प्लस बीटा इक्वल टू गामा। तो हमको तो एंगल आई की जैसे वैल्यू कैलकुलेट की, ऐसे ही एंगल आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आर की वैल्यू अगर देखें हम तो क्या आएगी, गामा माइनस बीटा। तो ये आ गई हमारी आई और ये आ गया हमारा आर। तो पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते ही आई की जगह पुट करेंगे हम अल्फा प्लस गामा अपॉन आर की जगह पुट करेंगे गामा माइनस बीटा इक्वल टू N2 अपॉन N1। अब ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, तो सिंपल करना है। अगर हमको इसको सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। N1 अल्फा प्लस गामा इक्वल टू N2 गामा माइनस बीटा, इस टाइप से हो गया। तो हमने सबसे पहले किसको एलिमिनेट किया, एंगल आई और एंगल आर को एलिमिनेट किया। अब हमने देखा आई और आर को एलिमिनेट करने के बाद भी यू वी और आर अभी तक नहीं आया। बट हम जब अल्फा ले आए हैं तो अल्फा एक एंगल है, अल्फा के सामने हमको एक आर्क दिख रही है एपी। एपी आर्क है। तो ये अगर एंगल हो, ये आर को, तो हम ये बोल सकते हैं एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। बट ये वाला पार्ट जो है जिसको हम आर्क बोल रहे हैं,
ये कर्व वाला पार्ट है, इसको मेजर कैसे करेंगे? तो हम ये मान के चलें कि अपर्चर जो है वो क्या होगी? स्मॉल। तो अपर्चर अगर स्मॉल होगी तो ए से एक परपेंडिकुलर लाइन फॉल कराते हैं, तो प्रिंसिपल एक्सिस को एम पॉइंट पे ज्वाइन करेगी। तो हम ए पी को मेजर करें या ए एम को मेजर करें, एक ही बात होगी, ठीक है। तो अल्फा के सामने ए पी लें या ए एम लें, दोनों एक ही चीज़ है, तो लेते हैं हम एंगल इक्वल टू या तो ए पी लो या ए एम लो। तो अल्फा की वैल्यू कैसे आएगी? आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क हो गई हमारी ए एम और रेडियस हो गई हमारी ओ एम। ये आर्क है तो रेडियस भी यहीं तक की होगी, एम तक की। अल्फा की वैल्यू आई। बीटा की क्या वैल्यू आएगी? बीटा की वैल्यू आएगी ए एम अपॉन एम आई, ए एम अपॉन एम आई। और गामा की वैल्यू क्या होगी? ए एम अपॉन एम सी, ए एम अपॉन एम सी। तो अल्फा बीटा गामा को एलिमिनेट करके उनकी ये वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। वैल्यूज पुट करने से क्या इक्वेशन आएगी देखते हैं। यहां पुट करते हैं हम n1 अल्फा की जगह प्लेस होगा ए एम अपॉन ओ एम प्लस गामा ए एम अपॉन एन सी इक्वल टू n2 गामा ए एम अपॉन एन सी माइनस बीटा ए एम अपॉन एम आई। अब हम देख सकते हैं वैल्यूज पुट करने के बाद ए एम कॉमन आ रहा है, यहाँ ए एम कॉमन आ रहा है, तो ये कॉमन आके क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा दोनों जगह। तो आएगा हमारा n1 ओ एम प्लस 1 अपॉन एम सी इक्वल टू n2 1 अपॉन एम सी माइनस 1 अपॉन एम आई। अब क्या करें? तो हमने देखा ओ एम के डिस्टेंस हमको पता है, ये डिस्टेंस हमको नहीं पता, बट अगर ओ पी होता तो ये डिस्टेंस हमारी यू हो जाती। तो हमने यही तो बोला था कि अपर्चर अगर स्मॉल होगी तो पी और एम ये दोनों पॉइंट्स बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे। तो जैसे हमने पहले पी की जगह एम प्लेस किया था, अब हम एम की जगह वापस क्या प्लेस कर देते हैं? पी। अपर्चर इज स्मॉल, so M and P lie near each other। तो दोनों एक दूसरे के नियर अगर होंगे तो ओ एन की जगह क्या लिखेंगे? ओ पी। यहां बात करते हैं n1 1 अपॉन ओ पी प्लस 1 अपॉन पी सी, n2 1 अपॉन पी सी माइनस 1 अपॉन पी आई। ओ पी ऑब्जेक्ट एंड पोल के बीच की डिस्टेंस कहाँ से मेजर होगी? पोल से मेजर होगी। ऑब्जेक्ट तक इंसिडेंट रे स्टेप से आ रही थी, हम जा रहे थे अपोजिट डायरेक्शन में, तो ओपी की जगह क्या पुट करेंगे? पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस होती यू है, बट अपोजिट डायरेक्शन में गए इसलिए माइनस। पीसी पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस, तो यहाँ पे पोल है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इस डायरेक्शन में आना पड़ेगा, प्लस आर। नेक्स्ट पी आई पोल से इमेज की डिस्टेंस, इमेज यहाँ पे, पोल यहाँ पे, पॉजिटिव डायरेक्शन। इन वैल्यूज को पुट करते हैं ऊपर। पुट करने पे सिंपल करते हैं 1 अपॉन माइनस यू प्लस 1 अपॉन आर इक्वल टू n2 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन v।
एक टर्म 1/r की यहाँ पे आ रही है, एक टर्म 1/r की यहाँ पे आ रही है, तो 1/r वाली टर्म को एक तरफ कर दें। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, n1 को अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और n2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। n1 - u प्लस n1/r इक्वल टू n2/r माइनस n2/v। अब r को जब सेपरेट करना है तो या तो इस वाली टर्म को यहाँ लाना पड़ेगा या इस वाली टर्म को यहाँ लाना पड़ेगा। हम हमेशा ये ट्राई करके चलेंगे कि जो n2 वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो पॉजिटिव रहे, ठीक है, हमेशा ये ट्राई करके चलेंगे। तो इसको पॉजिटिव रखने के लिए इसको लाना पड़ेगा यहाँ, तो ये इधर आ गया, ये वाली टर्म वहां चल जाएगी, तो नेगेटिव है इधर, वहां जाके हो जाएगी पॉजिटिव n2/v, और यहाँ पे कितना है -n1/u, n2/r माइनस n1/r, डिनोमिनेटर सेम है तो इसको लिखेंगे n2/v माइनस n1/u इक्वल टू n2/r माइनस n1/r। This is the required relation for convex refracting surface and light goes from rarer to denser medium। ठीक है, आज हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया। अब इसके जो नेक्स्ट ट्रेसेस हैं उनकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।